वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर हमारा कोई स्वतंत्र विलगित धनावेश या परीक्षण धनावेश गति करने का क्या करता है, प्रयास करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जानते हैं। कैसी गति करता है? मान लो ये हमने एक धनावेश लिया, क्लियर। यदि इस धनावेश के निकट कहीं भी एक परीक्षण आवेश रख दें, कहीं भी कोई अन्य धनावेश रख दें, तो धन और धन एक दूसरे से क्या होगा, प्रतिकर्षित, और ये लगातार इससे कहां जाएगा, दूर। यदि इसके पास कोई एक परीक्षण धनावेश रख दिया जाए तो धन और धन लगातार क्या होगा, प्रतिकर्षित, और ये लगातार इससे कहां जाता जाएगा, दूर। इसी प्रकार इधर की साइड रखोगे तो ये कहां जाएगा, ऊपर की ओर। इधर रखोगे लेफ्ट साइड, नीचे नीचे। तो यदि विलगित धनावेश लेंगे तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव कहां होती है, लंबवत दिशा में। लेकिन यदि हम कौन सा आवेश लेंगे, ऋणावेश। यदि कौन सा आवेश लेते हैं, ऋण, और यदि उसके पास परीक्षण धनावेश रखें तो उसको लगातार अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके पास आएगी, जिधर को रखोगे उस साइड से वो लगातार उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो धनावेश धन को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लगातार कहां जाती है, दूर। ऋण आवेश परीक्षण धनावेश को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखा उसके पास आती है। लेकिन यदि एक में धन लो और दूसरा हम क्या ले लें, ऋण। एक धन लें और दूसरा क्या ले, ऋण, तो हम देखते हैं कि परीक्षण धनावेश को यदि मैं यहां रखता हूं तो ये धन तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ऋण उसे अपनी ओर लगातार क्या करता है, आकर्षित। तो क्षेत्र रेखा प्लस से कहां जाती है, माइनस। यदि आप इस धनावेश को यहां रखते हैं तो इसके द्वारा प्रतिकर्षित होते होते ये किसके रूप में जाता है, वक्रीय। इसी प्रकार नीचे, तो इस प्रकार ये किस फॉर्म में जाती है, वक्रीय रेखा। और ये रेखाएं हमेशा धन से केवल कहां जाती है, ऋण की ओर। कभी भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर क्षेत्र रेखाएं नहीं जाती। क्लियर? यहां तक आ गया। धन के लिए ओनली धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से दूर, ऋण आवेश के लिए हमेशा ऋण आवेश की ओर। यदि हम आवेशों का युग्म ले लें, आवेशों का युग्म जिसमें एक प्लस का आवेश हो, दूसरा माइनस का आवेश हो, तो क्षेत्र रेखाएं हमेशा से कहां जाती है, माइनस। अब हम इसके लिए लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा कैसी होती है, काल्पनिक। सेकेंड, क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है, प्लस से हमेशा कहां जाती है, माइनस। तीसरा, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? जिस बिंदु पर काट रही है, यदि इन क्षेत्र रेखाओं के लिए हम दिशा दें इस बिंदु पर, क्योंकि क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, तो इसके लिए स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन में आ रही है और इस रेखा के लिए स्पर्श रेखा इस डायरेक्शन। तो दिशा कितनी हो रही है विद्युत क्षेत्र की, दो, जो एक ही पॉइंट पर संभव नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। फोर्थ, वह स्थान जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती है, वह स्थान जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के कहां होती है, पास पास, वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल।
और जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से कहां होती है, दूर, क्या होती है, दूर, वहां वैद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर। जैसे P बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा डाली, ये रहेगी, Q पर आपने स्पर्श रेखा डाली, ये रहेगी, तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अकॉर्डिंग है, तो Q पर इसके। तो प्रत्येक विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालोगे तो वो उसकी दिशा को वहां पर क्या करेगा, व्यक्त करेगा। फिफ्थ, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत संकुचित होने का भी क्या कर रही है, प्रयास, या फैलने का भी क्या करती है, प्रयास। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी होती है, सतत। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव कैसी होती है, सतत। विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं से कटी हुई, टूटी हुई नहीं होती, कटी हुई या टूटी हुई नहीं, हमेशा कैसी होगी, सीधी। ऐसा क्यों, यदि वो किसी स्थान से हम उसको कट कर दें, यदि क्षेत्र रेखा को कहीं से क्या कर दी जाए, कट, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0। इस कारण ये क्षेत्र रेखा आगे बढ़ ही नहीं पाती, इसलिए हम बोलते हैं क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी होगी, सतत, कहीं से टूटी हुई नहीं होती है। एक और, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतह की क्या होती है, लंबाई। क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ की क्या होती है, लंबाई। ऐसे या तो वो अंदर जाएगी या कहाँ आएगी, बाहर। क्लियर। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगला पॉइंट, चालक या धातु के भीतर से नहीं गुजरती। क्षेत्र रेखाएं चालक या धातु के भीतर से नहीं गुजरती। क्यों नहीं गुजरती, क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0। इस कारण क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के भीतर से नहीं गुजरती है। क्लियर है। अगला कितने होंगे आपके, 7। विद्युत क्षेत्र रेखा, हमने बोला विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से तो बाहर निकलती है, ऋणावेश के अंदर, तो ये क्षेत्र रेखाएं हमेशा इस पृष्ठ के कैसे जाती है, लंबवत, हमेशा पृष्ठ की कैसे होती है, लंबवत। क्लियर। ये हमारी है विद्युत क्षेत्र रेखा। तो अगला हम पॉइंट लेते हैं, समरूप व असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप और असमरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान क्या होगा, समान। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर समान है तो उसे बोला जाता है समरूप वैद्युत क्षेत्र। ये तो है आपका समरूप, इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान। या ऐसे बोल दो, ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की समांतर व समान दूरी पर क्या होती है, स्थित। और यदि हम स्टडी करें असमरूप वैद्युत क्षेत्र की, असमरूप विद्युत क्षेत्र, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, उसे बोलते हैं असमरूप। असमरूप जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो सकता है, अलग अलग होता है। जहां समान होगा वो समरूप, और जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अलग अलग होगी, उसे क्या बोलते हैं, असमरूप वैद्युत क्षेत्र। अगला पॉइंट हम लेते हैं, समरूप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। ये समरूप विद्युत क्षेत्र है,
इसमें हम पढ़ते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवता बल तथा बल आघूर्ण। समरूप विद्युत क्षेत्र, इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर ये द्विध्रुव रख दिया। द्विध्रुव में आपको पता ही है, एक माइनस का आवेश होगा, एक प्लस का। दोनों का परिमाण क्या होता है? समान। प्रकृति क्या होती है? विपरीत। और परस्पर अल्प दूरी पर क्या होते हैं? स्थिर। क्लियर? अब विद्युत क्षेत्र की दिशा हम पढ़ चुके हैं कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। प्लस से कहां होती है? माइनस। किसके अंदर स्थित है? विद्युत क्षेत्र में। तो प्लस पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि प्लस और प्लस क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। क्लियर है? लेकिन इस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की कहां होती है? विपरीत। कैसे? क्योंकि ये वाला प्लस इस प्लस से प्रतिकर्षित हो रहा है, तो प्रतिकर्षण बल की दिशा कहां होगी? बाहर की ओर। और ये वाला प्लस इस माइनस को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित। तो इसकी दिशा कहां होगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। क्लियर है यहां तक? यदि हम इसको रिप्रेजेंट कर दें F1, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं F2 से। क्लियर है यहां तक? अगला कहता है इसमें नेट बल, द्विध्रुव पर परिणाम। देखो, जितना F1 का परिमाण है उतना ही F2 का परिमाण है। दोनों कितने हैं? Q। दोनों का परिमाण तो समान है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है? अलग अलग। तो दोनों की दिशा परस्पर विपरीत होने के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो गया? क्यों? एक पर जितना QE है दूसरे पर QE, दोनों का परिमाण तो क्या है? समान। दिशा क्या है? विपरीत। अतः परिणामी बल क्या हो गया? 0। और बल 0 है, तब इसमें कौन सी गति नहीं होती है? स्थानांतरण। यदि यह समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर स्थित होता है, इस टाइप से, ये विद्युत क्षेत्र है ऐसे, या तो ये समांतर हो या कैसे स्थित होगा? प्रति समांतर। तब इस पर बल तो 0 होता, बल तो 0 होता ही, क्योंकि प्लस पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी पड़ चुके हैं, और माइनस पर बल विद्युत क्षेत्र की कहां पड़ चुके हैं? प्लस विपरीत दिशा में। साथ ही साथ दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है एक ही रेखा के अनुदिश है। क्रिया रेखा होती क्या है? ये बल है, बल को ने डॉट 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 करके पीछे बढ़ाया है, डॉट 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 करके आगे। तो बल जिस रेखा के अनुदिश कार्यशील होता है उस रेखा को ही उस बल की क्रिया रेखा के नाम से जाना। ये हो गई बल की क्रिया रेखा। तो अब नीचे देखो डायग्राम में, प्लस और माइनस पर जो बल लग रहा है दोनों की क्रिया रेखा क्या है? समान। क्रिया रेखा समान होने के कारण बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? 0। इस तरह इसका बलागुण भी नीचे क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि बलागुण हम क्या पढ़ते हैं? बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। और जब लंबवत दूरी 0 होगी तो बलागुण अपने आप ही क्या होगा? 0। क्लियर? तो वो पढ़ेगा। हमको करना है बलागुण की गणना। बल युग्म आघूर्ण या बल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। बलागुण होता क्या है? बल युग्म यानी बलों का जोड़ा। बल युग्म यानी बलों का जोड़ा। दो बल, एक ही ना, एक। इन दोनों के युग्म को क्या कहते हैं? बल युग्म। अब
अब ये बलयों का परिमाण समान है, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये बलयुग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे है, इधर घुमाने का क्या करेगा, प्रयास। ये बल जो इस पर लगेगा इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का क्या करता है, प्रयास। तो हम निकालते हैं बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, बल का परिमाण इनटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, जिसको हम एक वर्ष में बोल देते हैं आघूर्ण भुजा। क्या बोल देते हैं, आघूर्ण भुजा। बलाघूर्ण बल का परिमाण, चाहे प्लस क्यू की स्टडी कर लो चाहे माइनस क्यू की, दोनों पर बल का परिमाण क्या है, समान है। कितना दे रखा है आपको, क्यू। लंबवत दूरी, लंबवत दूरी निकालने के लिए हमने इस पॉइंट को ए ले लें, इसको बी, तो इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया ये, तो ये इनके बीच की लंबवत दूरी, और इसको नाम दे दिया हमने सी। तो लंबवत दूरी हमारी क्या आ गई, एसी। क्लियर है। देखो ये वैद्युत द्विध्रुव मान लिया कि इस विद्युत क्षेत्र में कितने डिग्री के कोण पर स्थित है, थीटा। कितने डिग्री के कोण पर स्थित है ये, थीटा। तो ये हमारा बना था ट्राइंगल, ये है हमारा 2a, ये a, ये b, ये c, ये एंगल हो गया थीटा। हमको ac निकालना है और ab दिया गया है, तो हमने निकाल लिया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पढ़ते हो लंब बटे कर्ण, तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए सी। इसलिए टाउ बराबर क्या आ गया, क्यू ई इंटू ए बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर। टाउ इक्वल क्यू ई, ए बी की जगह क्या चल रहा है आपका, 2a साइन थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख दो, टाउ इक्वल टू क्यू इंटू 2a e साइन थीटा। आप पीछे को पढ़ चुके हो कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, P e साइन थीटा। क्लियर, ओके, आ गया। अब ये भी पता है कि बलाघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण एक कैसी राशि है, सदिश। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण भी कैसी राशि है, सदिश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि है, सदिश। लेकिन यदि हम साइन हटाते हैं तो उनके बीच क्या लगा देते हैं, क्रॉस। अगर आपने पढ़ा होगा a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा को a क्रॉस b, तो p साइन थीटा को p क्रॉस p। एक और बल आघूर्ण की दिशा, ये हमेशा याद रखना, सदैव P तथा E से बने तल के क्या होती है, लंबवत। या डायरेक्ट बोल दो P तथा E के लंबवत होती है। बलाघूर्ण की दिशा P तथा E के क्या होती है, लंबवत। ये हमने निकाल दिया बलाघूर्ण। तो एक तो हमने पढ़ा आज क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा है, दूसरा पढ़ा है समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। यदि आप इसमें केस निकालना चाहो कि यदि थीटा की वैल्यू 0 है या थीटा की वैल्यू 180 है, तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इसलिए टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा से टॉ इक्वल टू पीई इंटू 0, तो टॉ इक्वल टू क्या आ गया, 0। इससे क्या पता चला कि जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर
या प्रति समांतर स्थित है तो उस पर लगने वाला बलागुण सदैव क्या होगा? शून्य। और जब बलागुण शून्य होगा तो ध्यान रखना वो घूर्णन गति नहीं करता। जब द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण क्या है? 0, तो वह कोई घूर्णन गति नहीं करता। और जब बल 0 है तो वो कौन सी गति नहीं करता है? स्थानांतरण। सेम यदि हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1। थीटा की वैल्यू कितनी पुट अप करोगे? 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसलिए टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? पी। यानी जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत स्थित है तो उस पर लगने वाला बलागुण अधिकतम होता है। तो बच्चों आज हमने हमारे 2 टॉपिक पढ़े, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और समरूप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बलागुण। ओके बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक होता है कंप्लीट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इसको अदर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।